बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू SEU स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे की जो मैं पोस्ट करता हूँ अपने पेज के ऊपर, यहाँ पर उनके आंसर्स मुझसे रिक्वेस्ट किया था मेरी एक मेंबर ने, पेज मेंबर ने, कि सर आप आंसर बता देते हैं लेकिन वो आंसर की डिटेल्स हमें नहीं पता चलती कि ये आंसर करेक्ट किस लिए है और इनकरेक्ट किस लिए है। ऑब्वियसली डिटेल्स जो हैं फिर वो टाइम लेती हैं, लिख करके किसी को समझाना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। तो उसके ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एक दो तकरीबन 8 के करीब जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आंसर मैंने किए थे आपको। मेरी लास्ट वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में भले बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स राइट अवे नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहें। चलें स्टार्ट करते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। हमारा 6th क्वेश्चन जो है वो है, शी इज़ वेयरिंग अ डैश ड्रेस। ऑप्शन ए ब्लैक लॉन्ग ब्यूटीफुल, ऑप्शन बी ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लैक, ऑप्शन सी लॉन्ग ब्लैक ब्यूटीफुल एंड ऑप्शन डी लॉन्ग ब्यूटीफुल ब्लैक। नाउ विच वन इज करेक्ट? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये सिर्फ वही लोग आंसर कर सकते हैं जिसको वर्ड ऑर्डर और एडजेक्टिव ऑर्डर्स आते हों। ठीक है, एडजेक्टिव ऑर्डर्स किस बला का नाम है शायद आप में से बहुत सौ ने नहीं सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ। एडजेक्टिव ऑर्डर जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स एक नाउन से पहले लगते हैं। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? हम सिफत को कहते हैं। तो एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स जब किसी नाउन से पहले लगते हैं तो उसमें ऑर्डर, आप किस ऑर्डर वाइज उनको लगाएंगे। ठीक है, अगेन ब्लैक लॉन्ग बोलेंगे, ब्यूटीफुल लॉन्ग बोलेंगे, लॉन्ग ब्लैक बोलेंगे या लॉन्ग ब्यूटीफुल बोलेंगे, कौन सा इसके अंदर करेक्ट होगा? उस एडजेक्टिव ऑर्डर को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक रूल जो है एडजेक्टिव ऑर्डर का वो समझना पड़ेगा। वो रूल क्या कहलाता है? वो रूल कहलाता है ऑफशा कॉम। ठीक है, इन डिटेल अभी मैं इसको आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बहुत क्विकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ऑप्शा कॉम ये एब्रीविएशन है इन तमाम वर्ड्स की, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी से बताता हूँ इसका क्या मतलब है। ऑप्शा कॉम का मतलब है OP फॉर ओपिनियन, SH फॉर शेप एंड साइज, A फॉर एज, C फॉर कलर, O फॉर ओरिजिन और M फॉर मटीरियल। ठीक है, क्या मतलब है कि जब एक से ज्यादा तकरीबन 6 7 5 6 7 8 9 10 तकरीबन इतने अगर आपके एक साथ एडजेक्टिव एक ही नाउन के आ रहे हैं तो आप उनकी क्या तरतीब रखेंगे, किस ऑर्डर में, किसको पहले लाएंगे, किसको बाद में लाएंगे। तो ओपिनियन के हवाले से जो एडजेक्टिव होगा उसको आप सबसे पहले लेकर आएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम देख लें इस एग्जाम्पल के अंदर, तो इसमें बी सही है। बी सही क्यों है? अब ये ऑप्शा कॉम की वजह से सही है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमारा ओपिनियन क्या है? ओपिनियन का मतलब है किसी चीज के मुतालिक हमारी राय कि वो कैसी है। ठीक है, वो क्लियर है, गुड है, ब्यूटीफुल है, यूजफुल है, गॉर्जियस है, काबिल इस्तेमाल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो किसी की तारीफ में हम इस तरीके से अल्फाज बोलते हैं अपना ओपिनियन देते हुए किसी के मुतालिक, किसी चीज़ के मुतालिक, तो ऐसे जो एडजेक्टिव्स होंगे वो सबसे पहले आ जाएंगे एडजेक्टिव ऑर्डर के अंदर। दूसरा, शेप और साइज, कि वो चीज़ जो है उसका साइज कैसा है, बड़ी है, छोटी है, लॉन्ग हेयर्स हैं, लंबे बाल हैं, ठीक है, छोटे शॉर्ट हेयर्स हैं, मोटा है कोई शख्स। शेप की अगर बात कर लें तो वो राउंड है, सर्कुलर है, किस तरीके से है, एकदम फ्लैट है, हाउसएवर। तो ओपिनियन, शेप, उसके बाद आ जाती है एज, कि वो नई चीज़ है, पुरानी चीज़ है, कितनी पुरानी चीज़ है, जवान है, बूढ़ा है, कौन है, तो एज आ जाती है। उसके बाद आ जाता है कलर, ब्लू है, ब्लैक है, येलोइश है, ब्राउनिश है, वाइटिश है, हाउसएवर। उसके बाद आता है ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि उसका ताल्लुक किस जगह से है। ठीक है, इटालियन, एशियंट, वेस्टर्न, ईस्टर्न, हाउएवर। उसके बाद आ जाता है उसका मटेरियल, कि किस धात से वो चीज़ बनाई गई है। तो वुडन है, लकड़ी की बनाई गई है, मेटल है, ठीक है, पेपर से बनाई गई है या कॉटन से बनाई गई है। अब यही रूल देखें, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इसके अंदर अप्लाई हो रहा है। ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लैक,
ब्यूटीफुल क्या है, हमारा ओपिनियन है उसके ड्रेस के मुतालिक कि उसका ड्रेस जो है वो खूबसूरत है। लॉन्ग क्या है, लॉन्ग जो है वो आ जाता है उसका साइज, जो कि शेप और साइज वाले यूज के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ओपिनियन और साइज हमने यहाँ पर सबसे पहले लगाया। उसके बाद ब्लैक, ब्लैक क्या है, कलर, कलर एज के बाद आता है। तो यहाँ पर एज का कोई भी जिक्र नहीं था, लेकिन कलर का जिक्र था। तो उन तीनों चीजों के हिसाब से इसका जवाब बना ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लैक, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी, मैंने ये बहुत वाइज टॉपिक है, इसके ऊपर इन डिटेल बात की जा सकती है, लेकिन इस वक्त मौजू जो है ये नहीं है हमारा, इसलिए आपको मैंने ब्रीफली बता दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बोल दूं, प्रैक्टिस के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग, अभी जो मैंने आपको ऑफशा कॉम का ये रूल सिखाया है, इसके तकरीबन 2-3 सेंटेंसेस आप मुझे नीचे बना कर दें कमेंट्स के अंदर। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपने सही समझा है कि नहीं समझा, आप गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये रूल मैं इंशाल्लाह इन डिटेल आगे अपनी वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा आप लोगों को। वैसे आप देख सकते हैं, ये रूल है ऑफशा कॉम का। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, could you tell me dash? A is where the bus stop. B, the bus stop is where. C, where is the bus stop. D, where the bus stop is. ये भी अगेन पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही वर्ड ऑर्डर के ऊपर बना हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी आपको वर्ड ऑर्डर को फॉलो करना है। क्या वर्ड ऑर्डर है? जब एक सेंटेंस के अंदर दो क्वेश्चंस एक साथ आते हैं, तो फिर दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं बल्कि आंसर फॉर्म में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस हिसाब से डी होगा। कुड यू टेल मी वेयर द बस स्टॉप इज, यानी पहला आपने सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में, यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में आपने पहला फ्रेज इसका इस्तेमाल किया है। तो अब दूसरा फ्रेज जो है आप क्वेश्चन फॉर्म में नहीं कर सकते। तो दूसरे फ्रेज के लिए आपने वेयर द बस स्टॉप इज, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको आप कहते हैं ग्रामेटिकल लैंग्वेज में, वो यूज किया है। और पहला फ्रेज आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो फर्स्ट फ्रेज के अंदर यूज करना है। इस वजह से ये कहलाता है, मैं आपको बता दूं, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन यही होता है, दो क्वेश्चंस एक साथ आ जाते हैं, तो पहला वाला फ्रेज जो है वो क्वेश्चन में रहता है और दूसरा फ्रेज जो है वो आंसर फॉर्म के अंदर आ जाता है, वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं आ सकता। अलग अलग करके पूछें, अलग अलग सेंटेंसेस में ले आकर पूछें, तो आप उसको क्वेश्चन फॉर्म में कर सकते हैं, दोनों को सेपरेटली अलग अलग अगर कर दें। लेकिन जब आप कंबाइन करके एक सेंटेंस बना रहे हैं दो फ्रेजेस का, जैसे कि यहाँ पर है कुड यू टेल मी डैश, कुड यू टेल मी वेयर द बस स्टॉप इज, तो फिर यही करेक्ट है, बाकी के रॉन्ग है। लेट्स मूव टू द अदर वन। क्वेश्चन नंबर 8 that we have here is, by next month I dash all my exams and I can relax. Option A, will finish. Option B, will have been finishing. Option C, will have finished. Option D, will be finishing. Now, any idea which one is correct? Yes, you're right. Option C, will have finished. By next month, I will have finished all my exams and I can relax. अच्छा, यहां पर अब लॉजिक समझनी है, सेंटेंस की लॉजिक समझनी है। यहाँ पर हिंट अगले या पिछले फ्रेज के अंदर ही आपको मिलेगी, जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में सियाक व सबाक, ठीक है। तो सियाक व सबाक से आपको जो है वो इसकी हिंट मिलेगी कि क्या गलत है क्या सही है। ये ज्यादा ट्रिकी नहीं है, बस आपका सेंस का, यहाँ पर सेंस की स्मार्टनेस है कि कौन कितना स्मार्ट है, सेंस किस तरीके से, लॉजिक किस तरीके से समझता है सेंटेंस की। तो लॉजिक क्या है? बाय नेक्स्ट मंथ आई डैश ऑल माई एग्जाम्स, यानी अगले महीने तक मैं अपने एग्जाम्स खत्म कर चुका होऊंगा, एंड आई कैन रिलैक्स, और फिर क्या होगा, फिर मैं जो है वो आराम कर सकता हूं, फिर मैं सुकून का सांस ले सकता हूं। तो फिर मैं सांस ले सकूंगा सुकून का, कब? अगले महीने। अब सुकून का सांस आप कब लेंगे? जब आपके एग्जाम्स जो है वो खत्म हो चुके होंगे, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे एग्जाम्स अगले महीने होंगे, यानी विल फिनिश, ठीक है, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल फिनिश ऑल माई एग्जाम्स, अगले महीने मैं अपने सारे एग्जाम्स खत्म कर लूंगा, तो उसके अंदर फिर रिलैक्स नहीं हो सकते आप, क्योंकि
यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात कब आ रही है? जब आपके एग्जाम्स खत्म हो चुके होंगे तब आप रिलैक्स करेंगे। जब एग्जाम्स शुरू होंगे, फॉर एग्जांपल विल फिनिश से एग्जाम का स्टार्ट भी मुराद लिया जा सकता है, जबकि विल हैव फिनिश्ड सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जब आपके एग्जाम्स खत्म हो चुके होंगे तब जाकर के आप यू विल बी एबल टू रिलैक्स, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू रिलैक्स। उस वक्त आप रिलैक्स कर सकते हैं, उसके बगैर आप रिलैक्स नहीं कर सकते। लेट्स मूव टू द अदर वन, क्वेश्चन नंबर 9 दैट वी हैव, दैट स्मेल्स गुड, व्हाट डैश? ए, आर यू कुकिंग? बी, आर यू कुक? सी, डू यू कुक? एंड डी, डू यू कुकिंग? अच्छा, इसमें करेक्ट क्या है? बहुत आसान है ये तो, आर यू कुकिंग। वाई? आर यू कुक ग्रामेटिकल ये स्ट्रक्चर ही, ये फॉर्मूला ही गलत है। आर यू कुक, ठीक है, इज एम आर के साथ सिवाय पैसिव फॉर्म के वर्ब नहीं लगती, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सिवाय पैसिव फॉर्म के इज एम आर के साथ वर्ब नहीं लगती, वो स्टेटिव वर्ब के अंदर चला जाता है, एक्शन वर्ब नहीं लग सकती। तो ये तो गलत है बिल्कुल, पैसिव वॉइस इस तरह से नहीं बनता, ईडी लगेगा, थर्ड फॉर्म बनेगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी डू यू कुक, ये भी गलत है। क्यों? डेट स्मेल्स गुड, ये ग्रामेटिकली तो सही है, डू यू कुक के क्या आप पकाते हैं, पकाती हैं। डेट स्मेल्स गुड, व्हाट डू यू कुक, ये ग्रामेटिकली ठीक है। ऑप्शन सी डू यू कुक ग्रामेटिकली ये ठीक है, लेकिन सेंस के हिसाब से ये गलत है। किस तरीके से? डेट स्मेल्स गुड, भाई उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, उसकी बू बहुत अच्छी है। वॉट डू यू कुक, आप क्या पकाती हैं, आप क्या पकाते हैं। एक चीज जो आप रूटीन के हिसाब से करते हैं, ऑब्वियसली अगर मैं अभी उस चीज के मुतालिक पूछ रहा हूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस चीज के लिए आता है कि एक चीज आप रूटीन में करते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो काम आप अभी भी कर रहे हो। तो अगर मैं कह रहा हूं डू यू कुक, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप पकाते हैं, क्या आप पकाते हैं? आप रोजाना खाना पकाते हैं, कब खाना पकाते हैं, कब खाना नहीं पकाते। लेकिन जब मैं कह रहा हूं आपको आर यू कुकिंग, क्या आप खाना पका रहे हैं, विच मीन्स कि मैं आपके अभी के एक्शन के मुतालिक आपसे पूछ रहा हूं, जो कि आपका एक्शन जारी है। आपका एक एक्शन यानी आपकी कुकिंग जारी है, जब भी तो मुझे उसकी अच्छी स्मेल आ रही है। एक अगर काम अभी आप नहीं कर रहे होते कंटिन्यूटी के साथ, अभी कंटिन्यू आपका काम नहीं होता, तो मुझे उसकी स्मेल भी नहीं आती। अगर आप खाना नहीं पका रहे होते तो मुझे उसकी स्मेल नहीं आती, तो मेरा क्वेश्चन ही नहीं बनता। यहां पर भी सेंस का काम है। तो आर यू कुक, ये फॉर्मूला ही गलत है। डू यू कुक, फॉर्मूला सही है लेकिन सेंस नहीं बनती। डू यू कुकिंग, ये भी फॉर्मूला गलत है। और आर यू कुकिंग इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द अदर वन that we have here is, I wish he dash so rude to people when we go out. Option A, didn't be. Option B, won't be. Option C, hadn't be. Option D, wouldn't be. ठीक है, I wish he didn't be, wouldn't be, hadn't be or won't be so rude to people when we go out. तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से ऑप्शन डी सही है, वुडन बी। ये किस लिए सही है? देखें, आई विश के जुमले के ए काश या मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाहिश है कि ए काश ऐसा हो जाता, ये एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिसमें आप एक अनरियलिस्टिक कंडीशन के मुतालिक बात कर रहे होते हैं कि एक काम जो कि मुमकिन नहीं था, लेकिन आप उसकी तमन्ना कर रहे हैं कि ये काम, काश के ये काम हो जाता, ठीक है। तो विच मीन्स के ये काम इन एक्चुअल नहीं हुआ, ना ये काम होता हुआ आपको आगे दिख रहा है, अब ये हो भी नहीं सकता, तो उसकी आप एक तमन्ना कर रहे हैं कि काश ये काम हो जाता, ठीक है। तो आई विश ही वुडंट बी सो रूड, यानी ए काश कि वो लोगों से बाहर जब हम जाते हैं तो वो लोगों से इतना ज्यादा सख्ती से बात नहीं करता, ठीक है, इतने सख्त रवैये से लोगों से बात नहीं करता, ये मेरी ख्वाहिश थी या ये मेरी ख्वाहिश है। तो इसके अंदर जो हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का फॉर्मूला है वही लगेगा। आई विश के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट आ जाए उसके बाद वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो वुडंट बी, यहाँ बी जो है वो बी की फर्स्ट फॉर्म है, तो वही लगेगी। आई विश ही वुडंट बी सो रूड टू पीपल व्हेन वी गो आउट, यानी कि ए काश के वो इतना ज्यादा सख्त उसका रवैया नहीं होता लोगों के साथ कि जब हम बाहर निकलते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। लेट्स मूव टू द अदर वन,
Question of the day, she dash have short hair but now it's long. ठीक है. Option A used to, option B before, option C used to, option D didn't. ठीक है. अच्छा जी, अगर हम बोलते हैं she didn't have short hair तो इसका मतलब होता है कि उसके छोटे बाल नहीं थे. ठीक है, उसके बाल छोटे नहीं थे, उसके छोटे बाल नहीं थे. she didn't have short hair. जबकि अगर हम बोलते हैं she used to have short hair तो ये तो कोई सेंसेबल जुमला ही नहीं बनता है, तो ग्रामेटिकली बिल्कुल रॉन्ग है. अगर हम बोलते हैं she before have short hair, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा. अगर हम कहते हैं she used to have short hair, ये ग्रामेटिकली सही है. और इसकी वजह क्या है? used to एक्चुअली एक स्ट्रक्चर है जो कि पास्ट सिंपल के अंदर यूज होता है. और पास्ट सिंपल में किस चीज के लिए यूज होता है? ऐसी आपकी आदत बताने के लिए यूज होता है. एक काम जो कि आप पास्ट में करते थे, माजी में करते थे, लेकिन अब आप वो काम नहीं करते. जैसे कि मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल. ठीक है, एक तो है पास्ट सिंपल जिसमें एक आपने काम माजी में किया. फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया. लेकिन एक है कि आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था, यानी अब नहीं जाता. एक काम आप पास्ट में करते थे, अब नहीं करते. तो शी यूज टू हैव शॉर्ट हेयर बट नाउ इट्स लॉन्ग, ये जो अगला फ्रेज है बट नाउ इट्स लॉन्ग, ये इंडिकेट कर रहा है कि डिडंट इज नॉट द करेक्ट आंसर, यूज टू इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि डिडंट अगर हम कहते हैं तो उसका मतलब है कि उसके छोटे बाल नहीं थे लेकिन अब उसके बड़े बाल हैं. ये बिल्कुल भी सेंसेबल जुमला नहीं बन रहा. तो असल सेंस क्या बन रही है? शी यूज टू हैव शॉर्ट हेयर बट नाउ इट्स लॉन्ग, यानी कि उसके छोटे बाल हुआ करते थे लेकिन अब उसके बाल जो हैं वो लंबे हैं. लेट्स मूव टू द अदर वन. क्वेश्चन ऑफ द डे, आई वुड लव टू डैश इन द 19th century. Option A have been lived, option B lived, option C have lived and option D live. ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन है और इस पर पेज पर भी, इस पोस्ट पर भी तकरीबन सबने ही गलत जवाब दिया था. आपको भी यही लग रहा होगा कि इसका आंसर जो है करेक्ट क्या है, वो डी है. आई वुड लव टू लिव इन दी 19th century, लेकिन ऐसा नहीं है. इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है have lived. Option C, I would love to have lived in the 19th century. अगेन ये भी कंडीशनल सेंटेंस है. कंडीशनल सेंटेंसेस ये लास्ट लेवल जो होता है इंग्लिश का, थर्ड लेवल जो होता है उसमें पढ़ाए जाते हैं. तो ये अगर आप बिगिनर हैं, आई गेस आपको इतनी आसानी से अभी समझ में नहीं आएंगे. आगे जब आपको टेंसेस वगैरह समझ में आ जाएंगे उसके बाद आपको ये आसानी से समझ में आएंगे. फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आई होप कि आप लोग को समझ में आ जाए. आई वुड लव टू हैव लिव्ड इन द 19th century, ये जो हैव लिव्ड है, टू के बाद जो हैव लिव्ड आ रहा है इसको कहते हैं परफेक्टिव इन्फिनेटिव. ठीक है, टू के बाद यूं समझे 90% फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे आते हैं जिसमें टू के बाद फोर्थ फॉर्म भी लग जाती है, थर्ड फॉर्म भी लग जाती है. तो ये वो सिनेरियो है जिसमें थर्ड फॉर्म लग रही है. आई वुड लव टू हैव लिव्ड इन द 19th century, यानी कि मुझे बड़ा मजा आता अगर तो मैं 19वीं सदी के अंदर जी चुका होता. अगर मैं जी चुका होता, अगर मैंने जी लिया होता, अगर मैंने जिंदगी गुजार ली होती 19वीं सदी के अंदर, तो मुझे बड़ा मजा आता, मुझे बहुत अच्छा लगता. ठीक है, मैं बहुत इंजॉय करता इस चीज को, मेरे लिए बड़ी मजे की बात होती है. ठीक है, अब आप यहां पर गौर करें कि उर्दू में आप क्या कह रहे हैं कि अगर मैं 19वीं सदी के अंदर जी चुका होता, यानी ये काम आपने परफेक्टली 19वीं सदी में एक काम आपने परफेक्टली कर लिया होता, कंप्लीट कर लिया होता. यानी ये काम आपने 19वीं सदी के अंदर परफेक्टली कर लिया होता, तो इसके लिए परफेक्टिव इन्फिनेटिव आएगा जो कि है टू हैव लिव्ड. आई वुड लव टू हैव लिव्ड इन द 19th century. ठीक है, लेट्स मूव टू द अदर वन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. वी हैव put dash bag on dash table, then give me dash apple and dash bar of chocolate. Option A, put the bag on the table, then give me
a apple and a bar of chocolate। ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आ एप्पल नहीं होगा, एन एप्पल होगा। सिंपल, ये तो बहुत आसान है। सिंपली एप्पल जो है वो वॉवल है, इसलिए वॉवल के साथ एन लगता है आर्टिकल, आ या दा नहीं लगता, तो एन हो जाएगा। ठीक है, एन एप्पल हो जाए, ये इसलिए रॉन्ग है। तो इस वजह से ये रॉन्ग है, क्योंकि इसके अंदर एप्पल के साथ एन लगता है और यहाँ पर आ लिखा हुआ है। ऑप्शन बी, आ दा। पुट अ बैग ऑन अ टेबल, देन गिव मी द एप्पल एंड द बार ऑफ चॉकलेट। ये भी गलत है। क्यों गलत है? जब मैं आपको सही बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ऑप्शन सी, पुट अ बैग ऑन द टेबल, देन गिव मी एन एप्पल एंड द बार ऑफ चॉकलेट, ये भी गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वाई, मैं आपको बताता हूं। पुट द बैग ऑन द टेबल, देन गिव मी एन एप्पल एंड अ बार ऑफ चॉकलेट। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं आपको, वैसे तो आर्टिकल के बहुत सारे रूल्स हैं, आ एंड दा के बहुत सारे रूल्स हैं और बहुत क्रिटिकल रूल्स हैं इसके, लेकिन यहां पर जो रूल अप्लाई हो रहा है, मैं आपको वो रूल बताऊंगा कि दा, जब किसी चीज को आप किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बना रहे होते हैं, यानी एक आम चीज का नाम है, उसको आप मखसूस कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, खास बना रहे हैं उस चीज को आप, तो फिर उसके लिए दा का इस्तेमाल होता है। तो पुट द बैग ऑन द टेबल, यहां पर आप एक खास बैग के लिए अगले बंदे को बोल रहे हैं कि भाई ये जो बैग है ना, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, तो वो बैग जो है वो रख दो तुम टेबल के ऊपर। और ये टेबल भी आप खास, यानी कि ये चीजें अल्फाज में जिक्र नहीं है, लेकिन इशारे से, आप अपने हाथ के इशारे से, फॉर एग्जाम्पल बैग की तरफ इशारा कर रहे हैं और फिर टेबल की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पुट द बैग ऑन द टेबल, यानी बैग को टेबल पर रख दो। तो यहाँ पर बैग भी स्पेसिफिक हो गया, टेबल भी स्पेसिफिक हो गई, एक खास टेबल हो गई, खास बैग हो गया। इस वजह से दोनों जगह पर आर्टिकल दा लगेगा। देन गिव मी एन एप्पल, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि मुझे एक सेब दे दो, वो कोई सा भी सेब हो। यहां पर आप सेब के लिए तखसीस नहीं कर रहे, किसी चीज को खास नहीं कर रहे कि मुझे फला सेब चाहिए, वो जो 4 सेब रखे ना, तो उन चारों में से जो चौथा है मुझे वो चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं बस कोई सा भी एक सेब दे दो। देन गिव मी एन एप्पल एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, ठीक है, और चॉकलेट का एक बार दे दो। तो उसके अंदर आप तखसीस नहीं कर रहे को आपको कौन सा वाला चॉकलेट का बार चाहिए, ठीक है। जो सी भी चॉकलेट वहां पर मौजूद है, वो आप कह रहे हैं कि जाओ किचन में जाओ, फॉर एग्जाम्पल वहां से मुझे एक एप्पल ला कर दे दो और वहां से मुझे एक बार ऑफ चॉकलेट ला के दे दो। तो वहां पर आप कोई किसी चीज की तखसीस नहीं कर रहे, इसलिए एन और आ यहां पर लगेगा, दा नहीं लगेगा। दैट इज करेक्ट वन। नाउ लेट्स मूव टू द अदर वन। क्वेश्चन नंबर 15, he dash ever work as he should। Option A, hardly hard. Option B, hardly hardly. Option C, hardly. Option D, hard. So option A is correct, hardly hard. Why is option A correct? इसलिए करेक्ट है ऑप्शन ए, क्योंकि यहां पर इस सेंटेंस के पहले क्लॉज के अंदर बात हो रही है एडवर्ब की, कि ही हार्डली एवर वर्क्स एज हार्ड एज ही शुड, यानी वो बहुत कम ही ऐसा होता है, ठीक है, बहुत ही शाजो नादिर ऐसा होता है कि वो उतनी मेहनत से काम करे जितनी मेहनत से उसको करना चाहिए, ठीक है, एज हार्ड एज ही शुड। पहले वाले सेंटेंस के अंदर एक्चुअली यहां पर जो वर्ड आएगा वो बनेगा एडवर्ब वर्क का। वर्क क्या है? वर्ब है। यहां पर चूंकि मॉडिफाई कर रहे हैं आप एक वर्ब को कि वो कब ये काम करता है, तो वो बहुत ही मुश्किल से ये काम करता है। ही हार्डली वर्क्स, मतलब बहुत ही मुश्किल से ऐसा काम करता है। कैसा काम करता है? कि जितनी मेहनत से, एज हार्ड एज ही शुड, कि जितनी मेहनत से उसको काम करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि वर्ब कोई भी नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि वर्ब कोई भी नहीं है, यहां पर सिंपली एज हार्ड एज ही शुड आएगा, क्योंकि ये सिंपली एक एडजेक्टिव बन रहा है, एज हार्ड एज ही शुड। यानी नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर वर्ब को नहीं बल्कि
सब्जेक्ट को मॉडिफाई किया जा रहा है, सब्जेक्ट के मुतालिक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जितनी मेहनत से इसको काम करना चाहिए ना, जितनी मेहनत से इसको चाहिए उतनी मेहनत से ये काम नहीं करता, बहुत ही शाज़ो नादिर करता है, बहुत ही मुश्किल से ये उतनी मेहनत से काम करता है जितनी मेहनत से इसको करना चाहिए। आई होप ये आपको अभी तक समझ में आ गए होंगे। तबीयत मेरी ख़राब थी, कल भी ख़राब थी, आज भी ये है कि अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर हो गई है बहुत ज़्यादा। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तौर पर कि मैं डेली वीडियोस बना सकूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ इससे। शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, नॉलेज को शेयर करना चाहिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग। और नए हैं आप अगर मेरे चैनल के ऊपर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।